हेलो फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओटाइटिस इंटरना के बारे में। ओटाइटिस मीडिया हमने कवर कर लिया था। ओटाइटिस मीडिया कैसे होता है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, अगर हम ट्रीट ना करें तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहाँ तक हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है एंड प्रिवेंशन क्या होता है, क्या हमें अवॉइड करना है, क्या हमें पेशेंट को सजेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछली वीडियो में कवर कर ली है। आज हम उसके आगे के पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो कि है ओटाइटिस इंटरना। अगर कोई भी डिजीज़ जो है वो हमारे ईयर के मिडिल पार्ट तक अफेक्ट किया है तो ओटाइटिस मीडिया तक है तो ओटाइटिस इंटरना यानी कि इनर पार्ट को भी अफेक्ट करेगा ही, अगर वो ट्रीट नहीं किया या कॉम्प्लिकेशन में गया तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। आप यहाँ से ज़रूर कुछ नॉलेज गेन करके जाएंगे एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। फ्रेंड्स, मेडिकल लाइन से जुड़ी कोई भी डिजीज़ है, कोई भी टेस्ट है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मेडिकल लाइन से जुड़ी है, अगर आप अवेयर नहीं हो तो आप बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ये चैनल, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं हमेशा हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें समझाती हूँ और डिजीज़ के बारे में बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, ओटाइटिस इंटरना। ओटाइटिस इंटरना पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम कभी भी ओटाइटिस इंटरना नहीं पढ़ते हैं। हम हमेशा जो टर्म लेते हैं इसके लिए वो लेते हैं मैनर्स डिजीज़। मैनर्स डिजीज़ का नाम कभी भी आता है मैनर नहीं, इसकी स्पेलिंग है MENIERES, मैनर्स डिजीज़। ये मैनर्स डिजीज़ जो है इसे हम इंडोलिम्फेटिक डिजीज़ भी बोलते हैं और मैनर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ओटाइटिस इंटरना का ही ये एक डिजीज़ है जिसे कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कभी भी अगर हमें ओटाइटिस इंटरना आता है तो भी हमें यही समझना है कि ईयर का इंटरनल पार्ट के डिजीज़ की बात हो रही है, और अगर कभी भी हमारे पास ऐसा लिखा हुआ आता है कि मैनर्स डिजीज़ तो भी हमें समझना है कि ये हमारे ईयर से रिलेटेड है, और अगर इंडोलिम्फेटिक डिजीज़ भी आता है तो भी हमें समझना है कि ये हमारे इनर ईयर से रिलेटेड है। तो नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सारे एक ही डिजीज़ को ही दर्शाते हैं। अगर मैं आप लोगों को एनाटॉमी के थ्रू बताना चाहूँ तो मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा इनर ईयर होता है, इनर ईयर के अंदर राउंड विंडो या सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। ठीक है, जैसे आप अभी देख पा रहे हो, ये जो आपको से राउंड शेप में दिख रहा है, घुमे घुमे से पार्ट दिख रहे हैं, वो क्या है? वो इनर ईयर के पार्ट होते हैं। वो हमारे बिल्कुल कह सकते हैं ब्रेन के आसपास ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये हमारे ईयर का सबसे इनर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये राउंड विंडो, सेमी सर्कुलर कैनाल और इंडोलिम्फ फ्लूइड, ये सारे क्या होता है हमारे इनर ईयर के अंदर पाए जाते हैं। बेसिक अगर हम इसे समझें कि ये एंडोलिम्फ क्या होता है तो आपको एक इमेज दिख रहा है, नॉर्मल इमेज भी शो हो रहा है और एंडोलिम्फेटिक डिजीज़ वाले भी ईयर शो हो रहा है। जो इमेज शो हो रहा है उसमें आप देख पा रहे होगे कि जो ब्लू कलर से है वो क्या है? एंडोलिम्फ फ्लूइड है। ठीक है, हमारे कान के अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है, और जो ब्लू कलर से आपको इमेज में शो हो रहा है वो होता है इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। अगर ये इंडोलिम्फ फ्लूइड जो है ये हमारे ईयर के अंदर एंडोलिम्फ का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है इनटू द ईयर, तो ये हमारे 3 सिम्टम्स शो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैनर्स डिजीज़ क्या है, तो जैसा कि आपने इमेज में देखा कि एक नॉर्मल इमेज शो हो रहा था, मैनर्स डिजीज़ का जो इमेज है वो शो हो रहा था। तो हमने क्या देखा कि एक नॉर्मल, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि फ्रेंड, जब हम जैसे छोटे थे या सभी जो छोटे बचपन में हम चक्कर काटते थे, बहुत ज़्यादा घूमते थे, तो उससे जब बहुत लगातार घूमने के बाद जब हम अपने एक जगह पे खड़े होते थे तो हम अपनी जगह पे नहीं होते थे, हमें चक्कर आने लग जाता था, हम कभी इधर गिरते थे या कभी उधर गिरते थे। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कान के अंदर एक इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड पाई जाती है, वो तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है। तो जब हम घूमते हैं या जब हम बहुत चक्कर काटते हैं तो वो हमारा जो फ्लूइड है वो भी अंदर बहुत घूमता है। तो बहुत घूमने के बाद बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता। हमारा ईयर जो है, हमारे ईयर का 2 काम होता है, एक तो हमारे सुनने में हेल्प करता है एंड दूसरा है हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा ईयर बॉडी को बैलेंस बनाने में नहीं वर्क करता है, बल्कि ईयर के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड है वो हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अगर ये लिम्फेटिक फ्लूइड है ना, अगर ये अपने नॉर्मल अमाउंट में है तब तो हमें वर्टिगो नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगी, हमें सेंसरी हेयरिंग लॉस भी नहीं होगा, हमारा हेयरिंग लॉस भी नहीं हो सकता। एंड एक सिम्टम होता है टिनिटस। टिनिटस का मतलब होता है कान में घंटी बजने जैसी आवाज़। कभी आपने सुना होगा कि बहुत तेज़ी से चोट लग गई तो कान में घंटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो ये सारे सिम्टम्स कैसे होते हैं? ये सारे सिम्टम्स जो है वो रिलेट करते हैं हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड से। तो अगर कभी भी हमारे नॉर्मल जो हमारे कान के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड है, अगर उसका एक्सेसिव अमाउंट हो गया, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया,
तो ये सारे दिक्कतें जो आने लगती हैं, जैसे चक्कर आना, हेयरिंग लॉस होना एंड टिनिटस सिम्टम आना, तो ये तीनों सिम्टम्स को मिला करके एक डिजीज़ नाम दिया गया जिसे हम बोलते हैं मैनर्स डिजीज़ या इंडोलिम्फेटिक डिजीज़। ठीक है, तो बस ओवरऑल यही है, मैनर्स डिजीज़ यही है। और इनर ईयर की डिजीज़ की बात करें तो वो यही है कि हमारे जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। ऐसे आप समझना चाहो कि हमारे कान के अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड है अगर वो बढ़ गया तो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। कहाँ करेगा, हमारे कान के अंदर। कान के अंदर वो उसकी साइज़ बड़ी हो गई, लिम्फेटिक जो फ्लूइड को रख रहा है, जो स्टोर करके रख रहा है, उसकी साइज़ बड़ी हो गई। एक तो वो प्रेशर दे रहा है, दूसरा जो नर्व इम्पल्सेस आने हैं हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन से जाने हैं, हमारे ब्रेन से आने हैं, वो क्या करेगा, हमारे नर्व पे भी प्रेशर क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक तो प्रेशर क्रिएट होने से हमारे कान में दर्द होगा, दूसरी चीज़ है कि हेयरिंग लॉस होगा, क्योंकि जो हमारे आवाज़ को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाएगा अगर उसकी साइज़ बढ़ रही है तो। ठीक है, तो हेयरिंग लॉस होगा एंड टिनिटस मतलब घंटी बजने की आवाज़ आएगी एंड वर्टिगो, जिसके भी कान में इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, वो कभी भी जगह ऐसे अगर मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करता है तो क्या करेगा, उसके अंदर का फ्लूइड जो है वो भी मूवमेंट करेगा, वो भी हिलेगा, तो उसे चक्कर फील होगा। कभी वो लेटा लेटा है, उठ के बैठ गया तो उससे चक्कर फील होगा, कभी वो चल रहा है तो चक्कर फील होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये सारे सिम्टम्स को ही हम बोलते हैं मैनर्स डिजीज। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि अब सिम्टम्स बताने की ज़रूरत है, मैंने इतने सारे सिम्टम्स बता दिए एंड डिफिनेशन भी मैंने समझा दिया कि जो मैनर्स डिजीज़ है उसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट या एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है एंडोलिम्फ का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैनर्स डिजीज एंड सिम्टम्स 3 मेन सिम्टम होते हैं, वर्टिगो, सेंसरी हेयरिंग लॉस एंड टिनिटस। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो सबसे पहले तो इसका इटियोलॉजी अननोन है, आइडियोपैथिक को हम कहते हैं एंड सेकंड होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है वो ज़्यादा हो सकता है, अपना एक्सेसिव अमाउंट प्रोड्यूस कर सकता है। एंड थर्ड अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो वो होता है एलर्जिक रिएक्शन, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। एंड बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस हैं, कुछ ज़्यादा या कम है, तो दोनों ही खतरनाक हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। तो ऐसा कुछ बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस है तो भी इंडोलिम्फ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी का। पैथोफिजियोलॉजी आप बिल्कुल बहुत ही ईजी है, ये पैथोफिजियोलॉजी समझना, आप अपने स्क्रीन पे देखना और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी और आप ईजिली समझ जाएंगे। मतलब जो ये मैनर्स डिजीज़ है ना, जो लिम्फेटिक डिजीज़ है, वो आज के बाद आपको हमेशा से याद हो जाने वाला है। फ्रेंड्स आप अपने इमेज पे देखना, मैं पेन और बोर्ड का तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट जैसे इमेज के थ्रू समझाऊंगी आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहली लाइन जो है पैथोफिजियोलॉजी में वो है ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से, या तो जो मैंने इटियोलॉजी बताया कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजी की वजह से इंडोलिम्फ का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब इंडोलिम्फ का ओवर प्रोडक्शन होगा देन वो क्या कॉज करेगा, एक्सेसिव ऑक्यूमुलेशन इन इनर ईयर। तो सारे इंडोलिम्फ कहाँ ऑक्यूमुलेट होंगे, हमारे इनर ईयर के अंदर, एंड वो क्या करेंगे, इंक्रीज प्रेशर, वो प्रेशर इंक्रीज करेंगे। देन क्या होगा, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो हो सकता है कि इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाए कि ये जो एंडोलिम्फ मेम्ब्रेन है वो भी रैप्चर हो जाएगी, और अगर एंडोलिम्फ मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है या वेस्टिबुलर फंक्शन डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये है मेन पैथोफिजियोलॉजी हमारे मैनर्स डिजीज़ का या इंडोलिम्फेटिक डिजीज़ का। अब आगे हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का या क्लिनिकल सिम्टम्स के। सिम्टम्स वही हैं, वर्टिगो या डिजीनेस, चक्कर आना, टिनिटस कान में घंटी बजना, हियरिंग लॉस, फुलनेस, प्रेशर। अगर हमारे कान के अंदर ऐसे कुछ इंडोलिम्फ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया तो हमें इतने जो हमारा एरिया है ना, जिस भी कान में इफेक्ट हुआ है, वैसे तो अगर इनर ईयर तक कोई डिजीज़ गया तो वो हमारे ओवरऑल दोनों कान को अफेक्ट कर देता है, क्योंकि दोनों कान आपस में कनेक्शन होता है अंदर से, तो हमारा ईयर पूरा अफेक्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, फुलनेस एंड प्रेशर हमें कान के अंदर फील होगा। एंड डिसओरिएंटेशन क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर जो इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो वो हमारे नर्व पे भी अफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर देगा। तो जब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो डिसओरिएंटेशन तो होना ही है, कि अगर हम पेशेंट से पूछेंगे हेलो आपका नाम क्या है, नहीं बता पाएगा। हम पूछेंगे कि आप किस जगह हो, आप यहाँ कैसे आए, तो वो सारी चीज़ें वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो चुका है उसके इनर ईयर के डिजीज़ की वजह से। तो डिसओरिएंटेशन भी, ये सिम्टम्स भी पेशेंट के अंदर देखने को मिले। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर इतने सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं हमें किसी पेशेंट के अंदर, तो हम उसे क्या एडवाइस देंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है।
उसे हम एडवाइस ये देंगे कि सडनली हेड मूवमेंट आपको अवॉइड करना है। आप कभी भी उठें, आराम से उठें, हेड को अपने बिल्कुल आराम से मोमेंट देना है। ये नहीं आप सडनली मोमेंट कर रहे हो, आप सडनली आप उठ गए या कहीं उठ के जाने लग गए, ऐसे होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड है वो भी डिसबैलेंस होगा और हमें चक्कर आना फील हो जाएगा। बात करते हैं अब इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में नियासिन, विटामिन बी या निकोटीन, जो कि पेशेंट का एक तरीके से वैसोडाइलेटर इफेक्ट का काम करता है, तो ये देते हैं। वैसोडाइलेशन का काम क्यों करेंगे? वैसोडाइलेशन के लिए हम निकोटीन और नियासिन क्यों देंगे? क्योंकि जब ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा उसके वेसल्स में प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वैसोडाइलेशन देंगे तो उसके जो वेसल्स हैं उनका डायलेशन ज़्यादा होगा। जब वेसल्स का डायलेशन ज़्यादा होगा तो मे बी इतना ज़्यादा प्रेशर पेशेंट के कान में जो है अंदर से इंटरनल प्रेशर जो है वो फील नहीं होगा। एंड कुछ एंटीहिस्टामिन देंगे, जैसे कि मैंने बताया कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन बोलते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स को। डाइजीपाम देंगे। डाइजीपाम इसलिए देंगे क्योंकि ऐसे सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद पेशेंट हो सकता है 2-3 दिन तक सोया ना हो, क्योंकि उसके कान में दर्द है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सोएगा नहीं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेना या नींद ना लेना, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। तो इसीलिए हम पेशेंट को डाइजीपाम देंगे जिससे कि वो आराम से सो पाए, तो एटलीस्ट नींद तो पूरी हो पाए, स्ट्रेस दूर होगा तो हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर पाएंगे इजीली। तो डाइजीपाम भी इसके हम मेडिकल मैनेजमेंट में रखते हैं। एंड डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्यों देते हैं और डायूरेटिक्स में भी कौन सा डायूरेटिक्स? डायूरेटिक्स में हम डायाजाइड देते हैं। डायाजाइड डायूरेटिक्स इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का प्रोडक्शन होगा तो हमारे बॉडी में क्या उसका सारा अक्यूमुलेशन होगा, तो इंडोलिम्फ भी एक तरीके से फ्लूइड ही है बॉडी में, उसका भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी से उसकी मात्रा को डिक्रीज़ करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे कि पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, जितने बॉडी में फ्लूइड है एक्स्ट्रा फ्लूइड को डायूरेटिक्स बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितनी पानी रहनी चाहिए, जितना हाइड्रेट रहना चाहिए उतना ही रहता है, ओवर हाइड्रेट नहीं होता। तो इसीलिए हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट में डायूरेटिक्स को भी ऐड करते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट हमेशा हर एक टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में होता है, क्योंकि मेडिकल से ट्रीट नहीं हुआ तब भी हम सर्जिकल ट्राई करते हैं, या फिर डॉक्टर जो है सर्जिकल के लिए पेशेंट को कंसल्ट करते हैं। लेब्रिंथेक्टमी, जो ये लेब्रिंथेक्टमी करते हैं ना, इसका एक सबसे बड़ा मेन कॉम्प्लिकेशन होता है कि पेशेंट पूरी परमानेंट मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए सुन नहीं सकता, एक तरीके से हेयरिंग लॉस हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब जैसे हमारे कान के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है जहाँ पे इंडोलिम्फ का फॉर्मेशन होता है, इंडोलिम्फ फ्लूइड जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सारी दिक्कत किससे आ रही है? इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड से आ रही है, क्योंकि इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड ही बॉडी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कान के अंदर ज़्यादा बन रहा है, एक्सेसिव अमाउंट बन रहा है। तो डॉक्टर ने क्या किया, तो लेब्रिंथेक्टमी में क्या किया, सेमी सर्कुलर कैनाल को ही रिमूव कर दिया। ना तो रहेगा सेमी सर्कुलर कैनाल और ना ही होगा लिम्फेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन। तो इसीलिए डॉक्टर ने क्या किया, सीधा सीधा उस पार्ट को ही हटा दिया जहाँ पे लिम्फेटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अगर ये हटा दिया तो इससे भी तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो पेशेंट को प्रॉब्लम यही आती है कि हमेशा के लिए जो है उसका सुनना बंद हो जाएगा, वो कुछ भी सुन नहीं पाता। ऐसे पेशेंट में हम डाइट क्या रखते हैं, डाइट के लिए क्या एडवाइस करेंगे? हमेशा पेशेंट को वही डाइट लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम लो सोडियम डाइट बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है क्या, उसके एंडोलिम्फेटिक सैक को बनाए रखने में। हमने क्या पढ़ा है शुरू से एनाटॉमी में पढ़ा है कि हमारे कान का फंक्शन क्या है, एक तो सुनने में हेल्प करता है, एक हमारे बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, बैलेंस बनाए रखने में कान तो हेल्प नहीं करता है, पर उसके अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो जरूर हेल्प करता है। पर लिम्फेटिक फ्लूइड ही अब नहीं रहा शरीर से, तो बैलेंस तो बनेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर परमानेंट बैलेंस डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि कभी भी पेशेंट अगर सो रहा है या सो के उठने वाले कंडीशन में है, तो हमें उसका मतलब ध्यान रखना है किस चीज़ से, फॉल रिस्क प्रिवेंशन के लिए, कि कभी ऐसा ना हो कि वो उठा और गिर गया। तो एक कॉम्प्लिकेशन तो था ही, सेकंड कॉम्प्लिकेशन भी आ गया कि हड्डियाँ टूट गई एंड और जो भी चीज़ें, तो उसका डिसेबिलिटी भी देखा जा सकता है बॉडी बैलेंस में। एंड फेयर फोबिया, उसको फोबिया भी हो सकता है, और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है, जैसे HIV है, कैंसर है। ये सारे अगर आपको कभी भी किसी को पता लगे कि उसकी बॉडी में ब्लड कैंसर है, उसके बॉडी में ये कैंसर है, वो भी मेटास्टेसिस टाइप का कैंसर है, तो वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। वो हमेशा डर में रहेगा, फोबिया में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो ऐसे कुछ डिजीज़ होते हैं जिसे हम बोलते हैं कि डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो हमारे जीने की क्वालिटी को है, हमारे लाइफ का जो क्वालिटी है उसको कम कर देते हैं। तो उसी तरीके से एक होता है कि ये जो हियरिंग लॉस वाले पेशेंट होते हैं उनमें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये था, मेनली इंटरनल ईयर को लेकर के मैंने आपको समझाया।
आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। तो मुझे सिर्फ आपके लाइक की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मैं ऐसे ही कंटेंट लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल से सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं तो मैं कुछ कर तो नहीं सकती, बट ये गलत है। अगर आप मेरे चैनल से नॉलेज लेते हो तो आपको लाइक करके जाना चाहिए, सब्सक्राइब करके भी जाना चाहिए, और ये तो इंसानियत है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और बिल्कुल ध्यान से टॉपिक को पढ़ते रहें, ताकि एक बार अगर सुन लें तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।